मैं पहली दफा मैंने सुना है किसी बंदे से कि जूम पे लैपटॉप हीट अप हो जाएगा। ना किया करें इस तरह की बातें। मास्टर ब्रांच है तो यहाँ पे टास्क 7 आ रहा है और इसमें सारा कोड भी आ रहा है। ये किसको मसला आ रहा है जी? टास्क 7 नहीं नजर आ रहा। ये यूआरएल एक्सेस करें जरा, टास्क 7 नजर आता है आप लोगों को? मैं चैट में शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी, यूआरएल ओपन हुआ है किसी के पास? उसमें टास्क 7 नजर आ रहा है। तो मैंने तो कोई चेंज नहीं किया। तो ये वही लिंक है जो आप लोगों के पास पहले से है। चलें वापस चलते हैं, अपना काम कंटिन्यू करते हैं। तंजीला कंट्रोल शिफ्ट आर से कैसे क्लियर हो जाएगी? और काउंट वाले इशू पे मेरा नहीं ख्याल के आपको कोई मसला आना चाहिए। अगर आपने एक अरे की लेंथ, हाँ एक मसला मुझे नजर आ रहा है जो आपने यहाँ पे किया हुआ है, वो क्या है कि नहीं ठीक है कोड आपका। सर काउंट का फंक्शन करता है, बट अगर मैं उसको किसी वेरिएबल के इक्वल करके काउंट करती हूँ तो लाइक दिस, तो एरर आ जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि एरर आना चाहिए। मैंने आपका कोड कॉपी किया है। नेम लेंथ को मैं अब यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ। ये नेम लेंथ को मैंने प्रिंट करवा दिया और एग्जिट लगा दिया। ठीक है। तो पीएचपी स्टार्ट में आपके नाम का फोल्डर है, इंडेक्स फाइल है। वी ट्राई टू गो इन देयर। लोकल होस्ट स्लैश php स्टार्ट, और इसमें तंजीला। काउंट में वैल्यू 0 आ रही है क्योंकि अरे एम्प्टी है। एरर तो नहीं है। अगर मैं इसमें कोई एलिमेंट ऐड कर देता हूँ, लाइक 23 ऐड कर देता हूँ, काउंट में वैल्यू 1 आएगी। तो इसमें तो कहीं पे भी एरर नहीं आना चाहिए। मोहम्मद बिलाल का कोई मसला था? सर एल इफ एल्स में इमेज और टेक्स्ट का बता दें। इफ एल्स के अंदर इमेज और टेक्स्ट के बारे में बता दूं तो
think you guys are talking about this one, ये वाला। बिलाल, हाँ तो यहाँ पे जो अरे है इसमें हमने लोगों के अंदर दो इंडेक्सेस रखे हुए हैं, टाइप और वैल्यू। बाज वेबसाइट्स पे टेक्स्ट टाइप का लोगो होता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। ये टेक्स्ट लोगो है, ठीक है। और बाज साइट्स के ऊपर एक्चुअल लोगो होता है। जैसे ये, अगर आप देखोगे ये एक इमेज है, ये टेक्स्ट है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूंगा तो ये देखिए टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर मैं इस टेक्स्ट को चेंज करता हूँ, ये 7 मार्ट हो गया। और यहाँ पे आता हूँ, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ तो इसमें ये देखे ना आइकन भी आ रहा है, तो ये बेसिकली इमेज है। यहाँ से मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। तो ये फर्क है कि मैंने लोगो की जब अरे बनाई तो उसमें मैंने बताया टाइप, इसकी टाइप टेक्स्ट होगी या इमेज होगी। अगर तो इमेज होगी तो इसका मतलब है कि हमने इमेज का टैग लगाना है। अगर टेक्स्ट होगी तो इसका मतलब है कि हमने कोई हेडर H1 H2 H3 कोई एक टैग लगाना है। तो नीचे अगर हम यहाँ पे आए, जहाँ पे हम बेसिकली अपना लोगो प्रिंट करवा रहे हैं, ये इफ नॉट एम्प्टी हेडर के अंदर अगर तो लोगो एग्जिस्ट करता है हेडर की उस अरे के अंदर, हेडर बॉटम में लोगो एम्प्टी नहीं है, लोगो की अरे एम्प्टी नहीं है, अभी मैंने ये डिसाइड नहीं किया वो टेक्स्ट है या वो इमेज है। अगर लोगो की अरे एम्प्टी नहीं है तो चेक करो क्या लोगो के अंदर टाइप में टेक्स्ट आ रहा है। अगर टेक्स्ट आ रहा है तो H1 का टैग लगाना है। जारी बात है, टेक्स्ट आ रहा है तो आप टेक्स्ट वाला कोई टैग लगाएंगे ना, इमेज का टैग तो नहीं लगा देंगे। जो भी टेक्स्ट की वैल्यू होगी उसको आपने किसी H1 H2 H3 टैग के अंदर रखना है। तो H1 के टैग के अंदर हमने यहाँ पे लोगों की वैल्यू रखी। और अगर टेक्स्ट नहीं है इमेज है तो फिर हमने इमेज के अंदर उस वैल्यू के अंदर यूआरएल आ रहा होगा, उसको हमने सोर्स के एट्रीब्यूट में रख दिया। अगर लोगो टेक्स्ट नहीं है और इमेज नहीं है, अगर यूजर ने टाइप बताई नहीं है, यानी टाइप के इस इंडेक्स के अंदर अगर वैल्यू है ही नहीं, यानी इस तरह हो जाएगा। कोई गधा यूजर था, उसने ये नहीं दिया हो, ना इमेज है ना टेक्स्ट है, टाइप एम्प्टी है, तो फिर इस केस में एल्स चल जाएगा। अगर ये कंडीशन मैच होगी तो ये वाला पोर्शन चल जाएगा, या ये कंडीशन मैच होगी तो ये वाला पोर्शन चल जाएगा एल्स में। और अगर ये दोनों मैच नहीं होंगी तो डिफॉल्ट ये यहाँ पे कंडीशन चेक नहीं होनी। तो ये डिफॉल्ट चलना है कि अगर कोई भी इफ एल्स इफ नहीं चला तो एल्स तो लाजमी चलता होता है। अगर ये नहीं चला और ये नहीं चला तो इसने लाजमी चलना है। तो फिर ये करेगा H3 के अंदर जो भी वैल्यू में आ रहा है उसको दिखा देगा। और मेरी परसेप्शन ये है कि अगर किसी ने इमेज देनी है तो वो लाजमी टाइप बताएगा कि इमेज है, वरना वो यहाँ पे वैल्यू में कोई टेक्स्ट दे देगा। और वो टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे एल्स में चल के H3 में उसकी वैल्यू लग के डिस्प्ले हो जाएगा। दैट्स इट। इसमें कौन सी मुश्किल चीज है। अच्छा जी, अब वापस आते हैं टू टास्क 7। स्टूडेंट्स एडिट। अब एडिट पे हम खड़े हैं, यहाँ से हमने आगे जाना था, इसको अपडेट करना था। अपडेट करना था और इसमें डिलीट की फंक्शनैलिटी ऐड करनी थी कि अगर हम चाहें तो हम किसी रिकॉर्ड को
डिलीट भी कर सकें। अब इसको अपडेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो एडिट डैश स्टूडेंट का फॉर्म है, इसके अंदर हमने वैल्यू के अंदर उस रो का डाटा लगाया था जो हमने आईडी की बेस पे पिक की थी। और इस फॉर्म के नीचे हमने एक अपडेट का बटन लगाया हुआ है, यानी वैल्यू अपडेट रखी है। इनपुट टाइप सबमिट है, नेम सबमिट है, वैल्यू अपडेट है। हम चाहते हैं जब ये अपडेट पे क्लिक हो तो ये फॉर्म जो है ये डाटा को अपडेट करवा दे। और अपडेट करवा के मैंने कहा था कि इसको वापस ले जाए स्टूडेंट की स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अगर मैं अपडेट पे क्लिक करूँ तो ये यहाँ पे आ जाएगा। किसी भी चीज को एडिट करते हैं, फॉर्म में उसकी एंट्री है, अपडेट पे क्लिक किया तो इधर आ गया। अब ये यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने एक्शन में डिफाइन किया है कि ये फॉर्म जब सबमिट होना चाहिए तो वो इस पेज पे जाके सबमिट होना चाहिए। तो ये पेज है स्टूडेंट डॉट पी एच पी। तो हम ऐसा करते हैं कि स्टूडेंट डॉट पी एच पी की फाइल में आते हैं और यहाँ पे आके टॉप पे इको प्रिंट आर, इको प्री और उसमें प्रिंट आर करते हैं डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। ठीक है। और एडिट स्टूडेंट में अगर देखूं मैं, क्योंकि फॉर्म का मेथड पोस्ट है, इसलिए फॉर्म जब सबमिट होगा तो डाटा किस में आएगा, पोस्ट में। और जब डाटा पोस्ट में आएगा, और क्योंकि फॉर्म सबमिट होकर इस पेज पे आ रहा है, तो पोस्ट की अरे में डाटा होगा और वो पोस्ट की अरे प्रिंट हो जाएगी। हम एडिट करते हैं पहले रिकॉर्ड को, इसको मैं अली से क्लीन मेजर करता हूँ, अपडेट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने अपडेट पे क्लिक किया तो मैं इस पेज पे आ गया और यहाँ पे अभी तक जो रिकॉर्ड है डेटाबेस में वो कलीम के सामने लास्ट नेम में अली आ रहा है। चलो दोबारा कोशिश करते हैं, एडिट पे क्लिक करते हैं, अर्सर करते हैं यहाँ पे और अपडेट पे क्लिक करते हैं। अगेन क्या आ रहा है, कलीम के आगे अली। और मैंने पोस्ट का डाटा प्रिंट करवाया हुआ है तो मुझे डाटा नहीं शो हो रहा। लेकिन मुझे ये नजर आ रहा है कि मेरे टेबल की फॉर्मेटिंग थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रिंट हो रहा है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहा। तो ये अरे प्रिंट हो रही है, फर्स्ट नेम में कलीम, लास्ट नेम में अजहर, ईमेल, कॉन्टैक्ट और सबमिट। अगर आप इस डाटा को देखें तो कलीम के बाद अली आ रहा है, यहाँ पे कलीम के बाद अजहर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये अपडेटेड डाटा है और ये डाटाबेस में अभी तक स्टोर नहीं हुआ, हमें इसको डाटाबेस में स्टोर करना है। तो डेटाबेस में स्टोर करने के लिए मुझे जाके अपडेट की क्वेरी लगानी पड़ेगी कि जहां पर रिकॉर्ड आईडी, अब मैंने जब एडिट किया था तो मेरे रिकॉर्ड का आईडी क्या था, 1। आईडी नंबर 1 का डाटा इस फॉर्म में लगा था और उसको मैं, उसका लास्ट नेम मैंने चेंज किया और अपडेट पे क्लिक किया तो अब मेरे पास अपडेटेड डेटा तो आ रहा है इस एरे में, लेकिन रिकॉर्ड का लिंक नहीं आ रहा कि ये डेटाबेस की कौन सी रो है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, पांचवी है, सातवीं है। तो एक तो मेरे पास एक इसमें चीज है कि ईमेल मेरे पास एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर यूजर अपना, मैं ईमेल से चेक कर सकता हूँ कि ये किस यूजर की ईमेल है, उसका सारा डाटा मैं अपडेट कर दूं। लेकिन अगर ईमेल ही चेंज करवाया है किसी ने, यानी कोई बंदा एडिट करके ईमेल अपनी चेंज करवाता है कि मुझे ACBD लगा दीजिए, अब तो अपडेट करने टाइम मेरे पास नई ईमेल आएगी और यूजर की पुरानी ईमेल एग्जिस्ट करती है। तो मुझे एक इंटैक्ट वैल्यू चाहिए, एक यूनिक वैल्यू चाहिए जो कि उस रो को रिप्रेजेंट कर रही हो दोनों स्टेट्स के लिए, पुरानी वैल्यू के लिए भी और नई वैल्यू के लिए भी। तो वो मेरे पास ये आईडी है। तो फॉर्म के अंदर हमें रेफरेंस रखना है कि हम अभी तो ये रेफरेंस है यूआरएल में, तो हमें फॉर्म के अंदर रेफरेंस रखना है कि हम किस रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं और वो रेफरेंस साथ भेजना है। जब हम अपडेट करवाएंगे डेटा नेक्स्ट पेज पे, जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो साथ रेफरेंस भी भेजना है कि ये कौन सी आईडी थी। तो एडिट डैश स्टूडेंट के अंदर हम लास्ट पे आके जहाँ पे हमारा बटन है, एक हिडन इनपुट फील्ड लगा देते हैं। इनपुट टाइप हिडन करते हैं, नेम करते हैं जी आईडी। तो हम यहाँ पे अपडेट आईडी कर देते हैं, अपडेट आईडी। और वैल्यू कर देते हैं जो भी इस रिकॉर्ड की वैल्यू है जो कि इस फॉर्म में लग रहा है। इसका बेस्ट तरीका ये है कि हम st डेटा के वेरिएबल से आईडी उठा ले, डॉलर st अंडरस्कोर डेटा आईडी पिक कर लें यहाँ से।
स्टूडेंट्स में आता है, एडिट करते हैं। अब अगर हम अपडेट करेंगे तो वी कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे अपडेट आईडी आ रहा है, अपडेट आईडी नंबर 6, यानी डेटाबेस में 6 नंबर रिकॉर्ड को हमने अपडेट किया है। तो फर्स्ट नेम वकास, लास्ट नेम अली, तो इट्स ऑल ओके। एक एंट्री मुझे यहाँ पे मिस नजर आ रही है, वो जेंडर की है, यानी यहाँ पे जेंडर मेल आ रहा है। हम जब अपडेट करते हैं तो हमारी एरिया में जेंडर एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो प्रॉब्लम हमें चेक करनी है कि वो क्या प्रॉब्लम है। तो जेंडर अगर हम देखेंगे एडिट करने पे हमारी जेंडर की वैल्यू पॉपुलेट नहीं होगी। डजंट इवन नो कि क्या मसला है, क्यों जेंडर की वैल्यू यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। एनीवन? जेंडर का रेडियो बटन है और उसकी वैल्यू जो है हमारी यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं आ रही, क्योंकि हमने कोड ही नहीं किया उसको सिलेक्ट करने के लिए। जब हम ST1 में आए थे, ST1 में जब हम लोग आए थे तो ST1 के अंदर हमारे पास जो रिकॉर्ड आ रहा था, ये रिकॉर्ड आ रहा है ID 6, फर्स्ट नेम वकास, लास्ट नेम अली, जेंडर मेल, एड्रेस ये, ईमेल ये, कांटेक्ट ये। इसमें मेरे पास जेंडर में मेल आ रहा है, जेंडर के इंडेक्स पे मेल लिखा आ रहा है। तो मुझे उसकी बेस पे इन इन रेडियो बटन्स को सिलेक्ट और डीसिलेक्ट करवाना है। तो अगर मैं यहाँ पे किसी भी रेडियो बटन के अंदर सिलेक्टेड लिख देता हूँ, तो क्या ऐसा होता है कि रेडियो बटन सिलेक्टेड आएगा? मैंने सिलेक्टेड लिखा है मेल के अंदर, तो सिलेक्टेड नहीं है। चेक्ड लिखता हूँ तो क्या चेक्ड आएगा? हाँ, चेक्ड किया तो बाय डिफॉल्ट चेक्ड है। इसका मतलब है कि आपकी जो भी जेंडर की वैल्यू है वो वाला रेडियो बटन बाय डिफॉल्ट आपने चेक्ड लेके आना है। तो वो कैसे कर सकते हैं हम ऐसा करते हैं कि यहीं पे कंडीशन लगाते हैं, इफ ST_data, अगर ST_data के अंदर जो हमारे पास जेंडर का इंडेक्स है, अगर वो बराबर है मेल के, तो हम करते हैं जी जेंडर मेल इज इक्वल टू सिलेक्टेड, एल्स हम करते हैं जी अगर मेल नहीं होगा तो ऑब्वियस बात है फीमेल होगा। तो हम यहाँ पे जेंडर फीमेल का भी वेरिएबल बना देते हैं। जेंडर मेल में सिलेक्टेड आएगा, जेंडर फीमेल में सिलेक्टेड आएगा। बाय डिफॉल्ट ये दोनों वेरिएबल्स बाहर एग्जिस्ट करते हैं और बाहर ये एम्प्टी है। बाहर ये एम्प्टी है और इस इफ के अंदर अगर ये ST डाटा के जेंडर में मेल होगा तो जेंडर मेल के अंदर सेलेक्टेड वैल्यू आ जाएगी, और अगर ये वैल्यू मैच नहीं करती, जेंडर में फीमेल की वैल्यू है तो फीमेल में सिलेक्टेड आ जाएगा। तो एट अ टाइम इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल में सिलेक्टेड वैल्यू आएगी। हमारा काम सिर्फ ये है कि हम इनको अब यहाँ पे प्रिंट करवा दें रेडियो बटन के अंदर। जिस भी रेडियो बटन की वैल्यू ST डाटा के वेरिएबल में एग्जिस्ट करेगी, यानी अगर मेल होगा तो जेंडर मेल में सिलेक्टेड लिखा आएगा, जेंडर फीमेल एम्प्टी आ रहा होगा। और अगर फीमेल होगा तो जेंडर फीमेल सिलेक्टेड आ रहा होगा और जेंडर मेल एम्प्टी होगा। तो एट अ टाइम दोनों में से किसी एक में सिलेक्टेड होगा, इसलिए एक रेडियो बटन हमारा एक्टिव होगा, एक डिसेबल होगा। तो इको करते हैं डॉलर
जेंडर मेल, तो यहाँ पे जेंडर फीमेल, तो दोनों में सेट टाइम किसी एक में सिलेक्टेड आना, दूसरे में एम्प्टी स्ट्रिंग है। और जब एम्प्टी स्ट्रिंग है तो पीएचपी क्या प्रिंट कराएगी, दो सिंगल कोट्स, और दो सिंगल कोट्स एचटीएमएल के अंदर उनकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए रेडियो बटन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, आईडी नंबर 6, ये वैल्यू जो है इसको मैं यहाँ से खत्म कर रहा हूँ। और ये जो है ना, इसको भी कमेंट कर रहे हैं हम। स्टूडेंट्स पे आते हैं, कली मली एडिट करते हैं, तो यहाँ पे हमें ये सिलेक्टेड आ रहा है, सो सिलेक्टेड इज फॉल्स। हमने बात की थी चेक्ड की, चेक्ड होना चाहिए, सिलेक्टेड ड्रॉप डाउन के लिए होता है, रेडियो बटन के लिए चेक्ड होता है, तो मेल चेक्ड आ रहा है। अब हम स्टूडेंट्स पे जाते हैं और किसी फीमेल को, यहाँ पे फीमेल है ही नहीं, चलो आइडोना मेंडेस को फीमेल कर देते हैं जी, ये फीमेल है। यानी यहाँ से कैसे करेंगे, डेटाबेस से जाके करना पड़ेगा अभी के लिए। लोकल/php myadmin, php 101 tbl student, आइडोना मेंडेस फीमेल। स्टूडेंट्स आइडोना मेंडेस, दिस इज द फीमेल, तो यहाँ पे फीमेल लिखा आ रहा है। अब आप यहाँ से कुछ वैल्यू चेंज करते हैं और अपडेट करते हैं, तो पहले मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ क्या रेडियो बटन की वैल्यू आगे जा रही है। अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ से मेल सिलेक्ट करके अपडेट करता हूँ, तो क्या HTML के अंदर जहाँ पे हम अरे प्रिंट करा रहे थे वहां पे जेंडर की वैल्यू आ रही है, अब जेंडर ऑन आ रहा है। देखें, आपने मेल सेलेक्ट करके फॉरवर्ड किया, उसने जेंडर ऑन कर दिया। या लेट्स सपोज मैं इसका मेल अपडेट करता हूँ तो जेंडर क्या है, फिर ऑन है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, मेल से फीमेल में टेक करके अपडेट करता हूँ, तो जेंडर क्या है, तो भी जेंडर ऑन है। तो इसका मतलब है जेंडर दोनों केसेस में ऑन आ रहा है। तो मुझे तो चाहिए जेंडर में, क्या अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ, इसकी वैल्यू मेल होनी चाहिए और इसकी वैल्यू फीमेल होनी चाहिए, तो क्या फर्क पड़ता है। अब आपको जेंडर में फीमेल वैल्यू मिल रही है क्योंकि आपने फीमेल का चेक बॉक्स जो है वो रेडियो बटन चेक किया हुआ है। और अगर आप एडिट करते हैं और यहाँ पे मेल ही रहने देते हैं और सबमिट करते हैं, तो अब आपको जेंडर में मेल मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरा वैल्यू से मसला हल हो जाएगा। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो सिर्फ हम इस अरे में देख रहे हैं ना। अगर आप, मैंने ये दोनों इसलिए खोले हुए हैं कि अभी जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो डेटा पोस्ट की अरे में आपके पास आ रहा है। तो आप अगर लेट सपोज ये कलीम अली की पहली रो है, अगर हम इसको एडिट करते हैं और यहाँ पे हमने जेंडर मेल से फीमेल किया, अपडेट किया, तो टेबल में वो आएगा जो डेटाबेस में पड़ा हुआ है, कलीम अली मेल आ रहा है। और इस अरे में वो आ रहा है जो हमने फॉर्म से सबमिट किया है, कलीम अली जेंडर फीमेल आ रहा है। तो हमारे पास अभी डाटा जो अपडेटेड आ रहा है वो सिर्फ अरे में है, ये टेबल डेटाबेस से ही भी रीड कर रहा है। तो हमारा काम ये है कि हमने इस अपडेट आईडी की बेस पे क्वेरी रन करनी है। तो वी कम टू students.php, तो हम लोग ऐसा करते हैं,
कनेक्शन यहाँ पे बन रहा है, कनेक्शन बनने दें। कनेक्शन के बाद हम यहाँ पे डाटा रीड करने से पहले ये यहाँ पे सिलेक्ट स्टैटिक कर रहा है, इससे पहले हम चेक करते हैं इफ नॉट एम्प्टी $_पोस्ट। और पोस्ट में क्योंकि हमारे पास डाटा आ रहा है अपडेट आईडी, तो अपडेट आईडी अगर एम्प्टी नहीं है पोस्ट में, तो इसका मतलब ये है कि हमें अपडेट की क्यूरी लिखनी है। और अपडेट की क्यूरी हम लिखेंगे एसक्यूएल इज इक्वल टू अपडेट टीबीएल, अपडेट टेबल नेम, अपडेट टीबीएल स्टूडेंट, आगे सेट, सेट का कीवर्ड, और कॉलम नेम इज इक्वल टू वैल्यू नेम। सेट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू इसके बराबर जो वैल्यू वेरिएबल में आ रही है, $_पोस्ट में आपके पास एफ नेम के इंडेक्स में वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो फर्स्ट नेम इज इक्वल टू वैल्यू एंड लास्ट नेम इज इक्वल टू डॉट डॉट $_पोस्ट $_नेम या एल नेम। यहाँ पे जो मैं पोस्ट के इंडेक्सेस दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ जो मेरे पास फॉर्म के नाम है। फॉर्म के अंदर जो इनपुट्स है उनके जो नेम है बेसिकली वो पोस्ट के इंडेक्सेस बन जाएंगे, पोस्ट की अरे के। तो एफ नेम, एल नेम, जेंडर, और यहाँ पे मैंने नेम नहीं दिया हुआ एड्रेस में, पता नहीं हम एड्रेस स्टोर करवा रहे हैं, हाँ जी करवा रहे हैं एड्रेस। तो यहाँ पे मुझे टेक्स्ट एरिया में नेम देना है। ये दीदी आ रही है फिर एड्रेस, ईमेल, कॉन्टेक्ट। तो हम ऐसा करते हैं कि हर एक इंडेक्स को नई वो में ले आते हैं एंड लास्ट नेम उसने सेट किया सिंगल कोट्स एंड जेंडर इज इक्वल टू डॉट डॉट $_पोस्ट सिंगल कोट्स एंड एड्रेस इज इक्वल टू डॉट डॉट $_पोस्ट एड्रेस, इस डॉट के बाद फिर सिंगल कोट एंड कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू दो डॉट्स $_पोस्ट। डेटाबेस में कॉन्टैक्ट ही है, ठीक है। कॉन्टैक्ट एंड ईमेल इज इक्वल टू $_पोस्ट ईमेल, ठीक है। हम्म पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा मुझे एग्जैक्टली, पता नहीं शायद एंड भी यूज करते हैं या नहीं, लेकिन देखते हैं कि ये क्यूरी पहले क्या बन रही है। अपडेट ईमेल स्टूडेंट सेट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू एफ नेम, एल नेम, जेंडर, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ईमेल। अब ये हम क्यूरी प्रिंट करवाते हैं, कैसे प्रिंट होगी एडिट करते हैं। जो न्यू कर देते हैं, अपडेट करते हैं। तो अपडेट टीबीएल स्टूडेंट सेट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू अली, लास्ट नेम अमजद, न्यू, जेंडर मेल, एड्रेस लाहौर, कॉन्टैक्ट 0900, ईमेल। अगर मैं एसक्यूएल की अपडेट की क्यूरी देखूं W3 स्कूल के ऊपर, एसक्यूएल कहती है कि आप सेट करें और मल्टीपल वैल्यूज के दरमियान कॉमा लगा लें, तो कॉमा आ सकता है। तो हम एंड की जगह कॉमा लगा सकते हैं, कॉमा 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 कॉमा, लास्ट वाले में शायद एंड आता है, आई एम नॉट श्योर, चेक कर लेते हैं। अपडेट मल्टीपल एसक्यूएल कॉलम्स,
कॉमा ही आ रहा है जी लास्ट में भी, एंड की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कॉमा आ गया। तो नहीं, ये फिक्सेशन हमारी हो गई, एक फिक्स हमने कर लिया कि हमारे पास यहाँ पे कॉमाज आएंगे, कॉमाज आ गए। दूसरा फिक्स क्या है कि आपकी जो स्ट्रिंग वैल्यूज है वो सिंगल कोट्स में होनी चाहिए। आपकी जो वैल्यूज है वो सिंगल कोट्स के अंदर होनी चाहिए स्ट्रिंग्स की। हमारी जो वैल्यूज आ रही हैं उनमें सिंगल कोट्स मिस है। अली के आगे पीछे सिंगल कोट नहीं है, इसके आगे पीछे सिंगल कोट नहीं है, इसके आगे पीछे सिंगल कोट नहीं है, तो हमें सिंगल कोट्स देने हैं। अब वो सिंगल कोट्स कैसे देंगे? हमारी जो अरे स्टार्ट हो रही है वो सिंगल कोट से स्टार्ट हो रही है, तो दरम्यान में हमने वेरिएबल्स अटैच किए हुए हैं। तो आप अगर सिंगल कोट से स्टार्ट करते हैं तो आप डबल कोट्स दे सकते हैं, क्योंकि डबल कोट्स हो या सिंगल कोट्स दे रिप्रेजेंट के दिस इज एन स्ट्रिंग। दूसरा तरीका क्या है कि आप अपने सिंगल कोट्स को कन्वर्ट कर लें डबल कोट्स में। आप अपनी जो क्यूरी है वो डबल कोट से शुरू करें और डबल कोट्स के थ्रू ही कंकैटिनेशन करें। डबल कोट, डबल कोट, डबल कोट्स, डबल कोट्स, डबल कोट्स, और यहाँ पर सिंगल कोट्स की जगह भी डबल कोट्स आ जाएंगे। ठीक है, सारी क्यूरी डबल कोट से शुरू हो रही है, कंकैटिनेशन डबल कोट्स। अब इन डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स लगा दें। जहां पे आप इक्वल के बाद आपने डबल कोट्स के अंदर कंकैटिनेशन किया ना, उससे पहले एक सिंगल कोट दे दें, इसके बाद एक सिंगल कोट दे दें, एक सिंगल कोट इधर पहले दे दें, एक बाद में दे दें, एक पहले दे दें, एक बाद में दे दें, एक पहले दे दें, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे सिंगल कोट आपका मिस है, तो डबल कोट्स के अंदर आपका एक सिंगल कोट आ जाएगा एंड पे। तो आपने डबल कोट्स में क्यूरी लिखनी है और कंकैटिनेशन वाली वैल्यूज कंकैटिनेट कर लेनी है, और इक्वल के बाद सिंगल कोट देना, और कुछ अगली वैल्यू के बाद एक सिंगल कोट देना, तो ऑटोमेटिकली आपके सिंगल कोट्स इस तरह से एडजस्ट हो जाएंगे। वो मगर रिफ्रेश करें तो फर्स्ट नेम में नहीं आया, लास्ट नेम में सिंगल कोट आ रहा है, जेंडर में सिंगल कोट आ रहा है, एड्रेस में सिंगल कोट आ रहा है, कॉन्टैक्ट में सिंगल कोट आ रहा है, ईमेल में आ रहा है। फर्स्ट नेम में नहीं आया क्योंकि यहाँ पे हमने दिया ही नहीं है। यहाँ पर सिंगल कोट ऐड करें एक और एक यहाँ पर सिंगल कोट ऐड करें, तो आपका फर्स्ट नेम भी अब सिंगल कोट